एस नोवेल बॉय 1.0 में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए कदम रखने के लिए अरबपति लड़के साहिल की दुनिया में, एक ऐसी ऑडियो बुक पर आधारित कहानी जहां भावनाएं, परिवार, किस्मत, शक्ति और तकदीर एक दूसरे से टकराती हैं। जानिए साहिल की दास्तान, वह साधारण सा लड़का जिसने एक दुर्लभ रक्तदान करके मौत के दरवाजे पर खड़ी एक महिला की जान बचाई, और बदले में उसे मिला मिथिक गोल्ड फिंगर सिस्टम, जिसे खुद किस्मत ने उसे उपहार में दिया। माँ बाप को खोने के बाद वो बना एक अमीर घर का हिस्सा, नौकर नहीं बल्कि 4 बेटियों का रक्षक, जिनकी अपनी अपनी अधूरी कहानियां, दर्द भरी यादें और छुपे हुए राज्य हैं। ये कहानी है समर्पण की, प्यार की, संघर्षों की, टूटे दिलों की, और उस अदम्य उड़ान की जो एक साधारण छात्र को बना देती है एक महान संरक्षक। कहानी अभी शुरू ही हुई है, नए एपिसोड्स जल्द आ रहे हैं। सफर का हिस्सा बने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। है। तुम अच्छे से सोच लो। कपूर आंटी की सेहत अच्छी है। अगर वह इस बात से आहत हो गई तो वह फिर से बीमार पड़ सकती हैं। तान्या शर्मा ने ये सुना तो उसने अचानक सिर घुमाया और अपनी खूबसूरत आंखों से घूरते हुए चिल्लाया, मैं तुमसे नाराज हूं। तुम कपूर आंटी को इसमें क्यों घसीट रहे हो? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आदित्य शर्मा हंसे, मैं अकेले घर जाऊंगा। कपूर आंटी निश्चित रूप से मुझसे पूछें कि तुम वापस क्यों नहीं आए, फिर मैं क्या कह सकता हूं? वह कियारा और जारा के साथ थी। तान्या शर्मा ने एक पल के लिए सोचा, जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं अनन्या दी और प्रिया दी को कैसे समझाऊं? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, वे सभी जानती हैं कि मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। अगर मैं तुम्हें वापस नहीं ला सका तो वे मुझ पर गुस्सा होंगी। तुम्हें दोष देना चाहिए, तुम्हें उन्हें दोष देने देना चाहिए। तान्या शर्मा ने बड़बड़ाया, ठीक है, तुमने कहा, अगर वे मुझे दोष देंगी तो मुझे उनका गुस्सा हटाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैं सोचता हूं कौन सा रास्ता हो सकता है। वैसे तुम्हारे रहस्य का उपयोग करने के बारे में क्या ख्याल है? अगर अनन्या दी और प्रिया दी को तुम्हारी बदले की किताब के बारे में पता चला तो क्या वे मुझ पर गुस्सा करना बंद कर देंगी? क्या वे तुम पर गुस्सा होंगी? तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? तान्या शर्मा चौंक गई। उसने जल्दी से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। तुम कैसे विश्वास तोड़ सकते हो? तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बात मानोगी। तुमने पहले विश्वास तोड़ा। आदित्य शर्मा ने जवाब दिया, मैं यह इसलिए कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। क्या मैंने गलती स्वीकार नहीं की? तुम अभी भी तैयार नहीं हो। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं। अगर तुम घर नहीं जाओगी तो मैं कपूर आंटी को भी बता दूंगा। बदले की किताब और कपूर आंटी के बारे में क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तान्या शर्मा ने गुस्से से चिल्लाया, तुम इतने बुरे क्यों हो? मैं भी नहीं चाहता, तुमने मुझे मजबूर किया। घर जाओ। अगर तुम घर नहीं जाओगी तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे सारे रहस्य बता दूंगा और बाहर चला जाऊंगा। आदित्य शर्मा ने आ भरी, रिया दी, मुझे नहीं पता था कि हमारा साथ इतना कम समय का होगा। हाय भाग्य, ऐसा ही है, कोई नसीब नहीं। रिया दी, मैं यहीं तुमसे विदा लेता हूं। ये कहकर आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को हाथ हिलाया और मुड़कर जाने लगा। जब तान्या शर्मा ने देखा कि आदित्य शर्मा जा रहा है, वह घबरा गई। रुको मैं पफ। तान्या शर्मा जल्दी में थी। वह सिर के बल समुद्र के पानी में जा गिरी। उस समय एक लहर आई और उसे समुद्र में खींच लिया। आदित्य शर्मा ने बदलाव सुना। उसने सिर घुमाया। तान्या शर्मा को गायब देखकर वह चौंक गया। रियादी, रुको, मैं तुम्हें बचाने आता। हम ये कहते हुए आदित्य शर्मा तेजी से दौड़ा और समुद्र में से तान्या शर्मा को बाहर निकाल लिया। समुद्र तट के पास का समुद्र बहुत उथला था। तान्या शर्मा को कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन वह पानी में डूब गई थी। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को उठाया। तान्या शर्मा ने जोर से खांसा और रोने लगी। अध्याय 165, तान्या शर्मा का बदलाव। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को समुद्र के पानी से निकाला। तान्या शर्मा समुद्र के पानी से पूरी तरह भीग गई थी और वह बहुत शर्मिंदगी भरी स्थिति में थी। कुछ बार खांसने के बाद वह रोने लगी। क्या तुम ठीक हो? तान्या शर्मा को देखकर आदित्य शर्मा बहुत चिंतित था। उसने जल्दी से उसके शरीर की जांच की। कुछ देर जांच करने के बाद कोई चोट नहीं थी और तान्या शर्मा का रोना बहुत जोरदार था। ऐसा नहीं लग रहा था कि समुद्र के पानी ने उसके फेफड़ों को चोक कर दिया हो। रिया दी, अभी के लिए रोना बंद करो। तुम्हें कहाँ तकलीफ है? आदित्य शर्मा ने चिंता से पूछा, कैसे मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? मैं नहीं जा रही। ओह, मुझे तकलीफ है। तान्या शर्मा रोते हुए बोली, मुझे तकलीफ है। यह इतना असहज क्यों है? आदित्य शर्मा ने जल्दी से पूछा। वह वास्तव में तान्या शर्मा के साथ हुई किसी घटना को लेकर चिंतित था। ये यहाँ असहज है।
तान्या शर्मा ने रोते हुए अपनी छाती की ओर इशारा किया। यहाँ असहज है। आदित्य शर्मा उस स्थान को देखकर स्तब्ध रह गया जहाँ तान्या शर्मा ने इशारा किया। क्या वहाँ चोट लगी? नहीं, यहाँ तो सब रेत है, ये चोट नहीं कर सकता। नजदीक से देखने के बाद आदित्य शर्मा समझ गया। तान्या शर्मा ने जो असहजता की बात की वह थोड़ी अलग थी। आदित्य शर्मा ने असहाय होकर मुस्कुराया। उसने तान्या शर्मा को गले लगाया और उसके सिर को छुआ। उसने सांत्वना दी। ठीक है रिया, अब असहज नहीं है, मैं यहाँ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। सच में तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को गले लगाया, बार बार सिसकते हुए। बिल्कुल सच, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया इतनी प्यारी है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मुझे भगाओ तब भी मैं नहीं जाऊंगा। मीनाक्षी, साहिल, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। चांदनी रात में समुद्र तट पर लहरें उछाल मार रही थी। आदित्य शर्मा और तान्या शर्मा एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। हालांकि तान्या शर्मा रो रही थी, लेकिन इस माहौल में वातावरण अभी भी बहुत रोमांटिक था। पुल के ऊपर जब कियारा बोस और जारा खान ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक कड़वी मुस्कान दी। ठीक है रिया, ठीक है, लेकिन अब हम दोनों और नहीं खेल सकते। कियारा बोस ने उदास मुस्कान के साथ कहा। मतलब तुम हार मान रही हो? जारा खान ने कियारा बोस की ओर देखकर पूछा। अगर हार नहीं मानी तो और क्या करूं? कियारा बोस ने कंधे उचकाए। रिया का साहिल के प्रति बहुत गहरा लगाव है, हमसे कहीं ज्यादा। हमें ये सब खराब नहीं करना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद दें। जारा खान ने दांत पीसे। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती। मुझे आखिरकार एक आकर्षक छोटा भाई मिला, कौन नहीं चाहता? कियारा बोस ने असहाय होकर हाथ फैलाए। चलो, जितना देखोगे दिल उतना ही दुखेगा। नहीं, मैं अभी भी हार नहीं मानना चाहती। तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुमने और गड़बड़ की तो मुझे नहीं लगता कि हम और रिया बहनें रह पाएंगी। मैंने यह नहीं कहा कि मैं साहिल का पीछा करती रहूंगी। तो तुम्हारा मतलब क्या है? वापस जाकर रिया से पूछो, क्या साहिल का कोई भाई है? वह इतना अच्छा है, उसका भाई भी बुरा नहीं होगा। तुम समय समय पर मेरी मदद करो। अगर भाई नहीं है तो चचेरा भाई भी चलेगा। हाँ, तुम मुझसे ज्यादा भूखी हो। कियारा बोस और जारा खान बातें करते हुए हंसते हुए कार की ओर चले गए और कार चलाकर चले गए। इस समय इस क्षेत्र में केवल आदित्य शर्मा और तान्या शर्मा बचे थे। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को गले लगाया और तान्या शर्मा का मूड धीरे धीरे स्थिर हो गया। दरअसल तान्या शर्मा की अधिकांश उत्तेजना शराब के कारण थी। अब समुद्र के पानी से धुलने और रोने के बाद शराब का असर लगभग खत्म हो गया था और उसकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से शांत हो गई। आदित्य शर्मा ने महसूस किया कि तान्या शर्मा का मूड धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसने धीरे से उसे छोड़ा। उसने तान्या शर्मा के हल्के चेहरे को देखा, अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। 3 सेकंड से ज्यादा समय तक। रिया, अब बेहतर महसूस कर रही हो? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमफ, यह मत सोचो कि मुझे गले लगाने से सब खत्म हो जाएगा। तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, तुम्हारा मानसी कपूर के साथ क्या रिश्ता है? उसने ऐसा क्यों किया? तान्या शर्मा ने हल्के से नाक फुलाए। आदित्य शर्मा के मुंह के कोने कड़वे हो गए। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वह जानबूझकर तुम्हें उकसा रही थी, मैं तुमसे नहीं कह रहा। रिया, बस एक छोटी सी चाल, तुम उसमें फंस गई। अनन्या दी और प्रिया दी को देखो, वे तुमसे ज्यादा वास्तविक लगती हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि वे जानती थी यह मानसी कपूर की योजना थी। तान्या शर्मा ने थोड़ा सोचा और उसे लगा कि वह थोड़ी आवेगी थी। फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी और छोटे चेहरे के साथ कहा, तुम कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूं जो इतनी आसानी से चाल में फंस गई? तान्या शर्मा का चेहरा धीरे से चुटकी लिया। लेकिन भले ही रिया मूर्ख हो, मुझे वह पसंद है। रिया का जलन भरा रूप मुझे और भी पसंद है। मुझे बोर मत करो। तान्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर एक तरफ कर लिया। दरअसल मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने बस वह दृश्य देखा और बहुत असहज महसूस किया। साथ ही मैंने शराब पी थी। बस मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, लेकिन अब गुस्सा होकर अकेले बाहर नहीं भागूंगी। ये खतरनाक है। हाँ, तान्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। उसका निष्कर्ष नीचे रखा गया। आदित्य शर्मा खुशी से मुस्कुराया और एक हाथ से तान्या शर्मा की कमर को पकड़ा। धीरे धीरे तट की ओर चला। फिर एक बड़ा पत्थर मिला, तान्या शर्मा के साथ बैठ गया। तान्या शर्मा ने अपने बगल में आदित्य शर्मा को देखा और धीरे से कहा, साहिल, क्या हम घर नहीं जा रहे? अभी घर जाना चाहती हो? आदित्य शर्मा ने शांति से मुस्कुराया, जल्दी मत करो, आज समुद्र तट का दृश्य सुंदर है, हम थोड़ा और देखेंगे। स्वाभाविक रूप से तान्या शर्मा ने मना नहीं किया। वह आदित्य शर्मा के साथ अकेले और समय बिताना चाहती थी। दोनों पत्थर पर बैठे समुद्र की ओर मुंह करके असीम रात के दृश्य को देखते हुए तान्या शर्मा आदित्य शर्मा की बाहों में सिमट गई। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। ये बहुत अच्छा है,
अगर पूरी जिंदगी ऐसी हो तो और भी अच्छा होगा। तान्या शर्मा खुशी से मुस्कुराए। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की ओर देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। क्या सिर्फ हम दोनों? फिर कपूर आंटी, अनन्या दी, प्रिया दी और खुशी दी को नहीं चाहोगी? किसने कहा नहीं, मैं बस। तान्या शर्मा की खूबसूरत आंखें चमकी, लेकिन इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। रिया, दरअसल मुझे लगता है हमारा परिवार एक साथ सबसे ज्यादा खुश रहता है। तुम्हें क्या लगता है? आदित्य शर्मा ने धीरे से कहा। वह अभी भी तान्या शर्मा को उन बातों के बारे में सीधे नहीं बता सकता, वह केवल धीरे धीरे घुसपैठ कर सकता है। तान्या शर्मा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। एक के बिना हम पूरे नहीं होंगे। ये तान्या शर्मा के दिल की बातें थी। हालांकि तान्या शर्मा थोड़ी जिद्दी थी, थोड़ा स्वामित्व वाली थी, लेकिन परिवार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अंजलि मेहता, नैना गुप्ता, राधिका सिंह और रिया वर्मा सभी उसके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बचपन से ही उसके पिता नहीं थे। वे उसके जीवन के दो हिस्से थे। उनमें से किसी एक के बिना उसका जीवन अधूरा था। तान्या शर्मा के शब्द सुनकर आदित्य शर्मा बहुत खुश हुआ। इस आधार के साथ भविष्य में जब वह तान्या शर्मा के साथ खुलकर बात करेगा तो वह इतनी परेशान नहीं होगी। बेशक अब आदित्य शर्मा यह नहीं कहेगा और तान्या शर्मा का मूड अभी स्थिर हुआ है। अगर अब कह देगा तो यह उसे फिर से उत्तेजित कर देगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तान्या शर्मा ने पूछा, साहिल, आखिर मानसी कपूर मुंबई में क्या कर रही थी? वह पहले रॉयल कराओके पैलेस में थी। वह जानबूझकर तुमसे मिलने आई थी, है ना? तान्या शर्मा मूर्ख नहीं थी, वह बस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। कुछ चीजें अगर वह ध्यान से सोचती तो समझ जाती। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। हाँ, वह जानबूझकर मुझसे मिलने आई थी। क्यों? तान्या शर्मा की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गई। क्या उसका तुमसे वाकई कोई रिश्ता है? हाँ, उसे पहले नहीं जानता था। उसका मुझसे क्या रिश्ता हो सकता है? वह मेरे पास आई क्योंकि मैंने उसका व्यवसाय छीन लिया। उसका व्यवसाय छीन लिया? तान्या शर्मा थोड़ी हैरान थी। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बातें बताना जरूरी है। आखिरकार तुम भी यहाँ का हिस्सा हो और तुम वयस्क हो। तुम्हें परिवार के लिए योगदान देना चाहिए। आदित्य शर्मा का गंभीर चेहरा देखकर राधिका सिंह धीरे से उठकर बैठ गई। बिल्कुल, मैं परिवार के लिए योगदान देना चाहती हूँ, लेकिन कपूर आंटी, अनन्या दी और प्रिया दी हमेशा मुझे बच्चा समझती हैं। वे मुझे हिस्सा लेने नहीं देती। काम के लिए वे मुझे कपूर एंटरप्राइजेस के तहत लग्जरी मोटर्स शोरूम संभालने देती हैं। मैं क्या संभाल सकती हूँ? शोरूम पहले से ही सही रास्ते पर है। मेरा सबसे ज्यादा काम वित्तीय विवरण देखना है। मैं बोर हो जाती हूँ। ये सुनकर आदित्य शर्मा मुस्कुराया और बोला, रिया, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें कमाक आ जाता है? हाँ, अगर मुझे कुछ चुनौतीपूर्ण काम दिया जाए तो मैं बेहतर कर सकती हूँ। तान्या शर्मा ने आत्मविश्वास से अपना चेहरा उठाया। ठीक है, क्योंकि तुम में यह महत्वाकांक्षा है। मैं वापस जाकर अनन्या दी से कहूंगा तुम्हें एक काम दे, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसे अच्छे से करोगी। आदित्य शर्मा ने गंभीरता से कहा, मैं इसे जरूर अच्छे से करूंगी। अगर मैंने गलती की तो तुम मैं क्या? आदित्य शर्मा ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। तुम मुझे मारो? हाँ ठीक है, ये तय रहा। जोर से हंसते हुए आदित्य शर्मा के दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर तान्या शर्मा अपने दम पर खड़ी हो सकती थी तो क्या नैना गुप्ता उसकी चिंता करना बंद कर देगी? अध्याय 166। एक्यूपंक्चर नहीं। अंजलि मेहता थोड़ी निराश थी। आदित्य शर्मा और तान्या शर्मा कुछ देर तक समुद्र तट पर बैठे रहे और मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा। तान्या शर्मा अब पूरी तरह से भीगी हुई थी और बैठे रहने से उन्हें डर था कि दोनों को जी हुई की भावनाओं के कारण जल्द ही जाना होगा। हालांकि कप में सैकड़ों छोटे घर हैं। शरीर तान्या शर्मा को कहता है और समय वास्तव में सड़क के किनारे आने में मुश्किल है। कार में बैठने के बाद आदित्य शर्मा ने अनन्या दी को एक संदेश भेजा कि वह कपूर आंटी के लिए घर जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने चारों ओर की स्थिति के बारे में पूछा। कोरमंगला में मौसम अच्छा है। अब वे गुड नाइट फॉल्स की बात करने के लिए जिम्ना में लौट आए हैं। फ्रा घर पर उसका और तान्या शर्मा के लौटने का इंतजार कर रही है। आधी रात हो चुकी है और तान्या शर्मा अतिथि कक्ष में चली गई है। आदित्य शर्मा अभी तक सोया नहीं है, लिविंग रूम में है। अब तान्या शर्मा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अंजलि मेहता के बगल में आदित्य शर्मा मुस्कुराया और दोनों अंजलि मेहता की ओर चले। तुम सोई क्यों नहीं? और पूछा वांग्यान हंसते हुए। तीनों लड़कियां वापस नहीं आई। मेरा बेटा प्रिया, मैं कैसे सो सकता हूँ? हाँ, मैं गलती से समुद्र में खेलते समय गिर गया और थोड़ा खेला। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कपूर आंटी, मैं सावधान नहीं था। मैं जाकर कपड़े बदल कर नहा लूंगी। गर्म स्नान कर लो और गीले दिल से कहो। कपूर आंटी, तुम जल्दी आराम क्यों नहीं करती? तान्या शर्मा हंसी। हमने आदित्य शर्मा की ओर भी नहीं देखा, मैंने कहा। फिर आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखने के बाद आदित्य शर्मा कपूर आंटी अंजलि मेहता के पास गया और माफी मांगी। तुम वह हो जो चली गई।
सिर हिलाया। तुम्हारे बिना मैं बेंगलुरु के चौहान परिवार की बात को संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे परिवार की एक साधारण बात को समझ सकती हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। कपूर आंटी, तुम सब जानती हो मुंबई में इतनी बड़ी हलचल मैं कैसे नहीं जान सकती। अंजलि मेहता मेरे मुंह के कोने फड़के। हालांकि मैं रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी रिश्तों का जाल है। मुझे हमेशा लगता है कि कपूर एंटरप्राइजेस का असली नेतृत्व केवल शिवाजी कपूर करते हैं। लिन ने कहा। उसका मुंह और मीठा हो गया और वह मुस्कुराकर बोली, अंजलि मेहता ने थोड़ा बताया। आज साहिल है, आओ और बैठो। आदित्य शर्मा अंजलि मेहता के पास आया और बैठ गया। उसने बिना कुछ छिपाए विस्तार से बताया। और हाँ, कोरमंगला का नवीनीकरण नैना गुप्ता द्वारा बनाई गई योजना जो मानसी कपूर से आई थी ने स्पष्ट कर दिया कि रॉयल कराओके पैलेस और अंजलि मेहता क्यों, क्योंकि आदित्य शर्मा को डर था कि अंजलि मेहता इतना स्पष्ट कर देगी कि कपूर परिवार और अंजलि मेहता का ऐसा खून का रिश्ता है। खून के रिश्तों से ज्यादा, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ने के लिए। बोलने के बाद उसकी खूबसूरत आंखें चमकी। उसने सिर झुकाया और सोचा। एक अजीब रोशनी के साथ अंजलि मेहता का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। आदित्य शर्मा ने देखा। कपूर आंटी, अगर आपको लगता है तो धीरे से कहा, ठीक है, फिर मुझे अनन्या दी के साथ यह करना होगा। अंजलि मेहता सुना और मुस्कुराई। तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं वो मानसी कपूर लड़की थोड़ी। उसने सिर खुजाया। मेरा नाम हाँ। आदित्य शर्मा शर्मिंदा है और मानसी कपूर बहुत चालाक है। मुझे उसे सबक सिखाने की जल्दी है। इसे नियंत्रित करना वाकई मुश्किल है। अगर तुम उसे एक ना दे दो तो घबराओ मत। कपूर आंटी ने अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा कि वह तुम्हें दोष नहीं दे रही थी, ये सोचकर कि तुमने बहुत अच्छा किया। इसके विपरीत मैं इसे बहुत हल्के में लेती हूँ, इसलिए ये जूनियर तुम्हें सबक सिखाएंगे। मैं ठीक हूँ। आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा। उसने परिवार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया और धीरे से कहा, क्या तुम्हें दोष दे सकते हो? कपूर आंटी, जब बेंगलुरु के चौहान परिवार की बात को संभाल सकती है तो यह आशा है। तुम्हारा बेंगलुरु चौहान परिवार कपूर आंटी का एकमात्र रिश्तेदार है। कपूर आंटी वास्तव में नहीं चाहती कि उनके पास कोई बड़े हो। अंजलि मेहता के शब्दों के साथ आदित्य शर्मा ने महसूस किया कि अंजलि मेहता बहुत असहज थी। वीरेंद्र चौहान दयालुता को निगलने की सोच रहा था, इसलिए चौहान परिवार के बाकी बच्चे अभी तक राक्षस नहीं थे। आदित्य शर्मा ठीक है जब तक वे हैं, लेकिन वीरेंद्र चौहान को छोड़ देने के लिए आदित्य शर्मा को वास्तव में कोई अच्छा इरादा नहीं था। ऐसा लगता है कि मैं आदित्य शर्मा की आवाज देख सकता हूं। तुम उसके विचारों के कारण हो। उसने दयालुता पर आह भरी। कपूर आंटी भी जानती थी कि कपूर आंटी बहुत दयालु थी। मैं वास्तव में रूहान शान को नीचे नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं अपने चाचा को चूमती हूँ। मेरा दिल वीरेंद्र चौहान, मैंने बचपन में आदित्य शर्मा के साथ समय बिताया। तुम नहीं जानते कि चाचा कितने बड़े हैं। समय मेरे साथ, मेरे लिए यह वास्तव में कठिन समय है और मैं उससे नफरत भी करता हूँ। परित्याग, धक्का मुक्की। मेरे पिता भी इतनी जल्दी चले गए। अंजलि मेहता का दिल सुनकर थोड़ा काम गया कि वह तेजी से निगल नहीं पाएगी। उसने कहा कि अंजलि मेहता के दिल में विरोधाभास था और वह जानती थी कि बहुत भावुक व्यक्ति आदित्य शर्मा को वापस नहीं लाएगा, अन्यथा यह उसके अपने बेटे के घर जैसा होगा। आदित्य शर्मा को गहरी भावना के साथ देखें। अगर अंजलि मेहता को बुरा लग सकता है तो क्योंकि वीरेंद्र चौहान के लिए खो गया। सेकंड में आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे विचार स्पष्ट थे कपूर आंटी, मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा, चिंता मत करो। मैंने कहा, मुझे बहुत राहत है। साहिल ने अपने बाल सीधे किए और हाथ उठाकर आदित्य शर्मा की मदद की। मुस्कुराए और एक बेटे से कहा, ये वास्तव में 3 जन्मों की माँ है जो आपके जैसा हो सकता है। ऐसा मत कहो, मेरे पास आपके जैसी कपूर आंटी और 4 बहनें हैं। मेरी किस्मत आप सबकी है और कपूर आंटी भी। आपकी दयालुता ने इसे बनाया। अंजलि मेहता खुश थी कि भाग्य का लाभार्थी वास्तव में मेरी माँ थी जिसने आपको मेरे लिए बनाया। मेरे चाचा दयालु थे। ओली ने उनके दिमाग को अंधा कर दिया। उनके चाचा केवल सत्ता में थे। कहा, मुझे अभी भी याद है जब शोक सभा में जब मेरे चाचा के पिता की मृत्यु हुई। 2 बार बेहोश होकर रोया और अपने पिता के कारण बहुत दुखी था। जाओ, अगर तुम मेरे चाचा को वापस ला सकते हो तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा और उनकी असली प्रकृति को बहाल करेगा। अब आपके पास बेंगलुरु चौहान परिवार के साथ विलय के लिए उनका समर्थन है। अंजलि मेहता ने धीरे से पूछा कि यह वीरेंद्र चौहान की मृत्यु थी। कपूर आंटी, क्या आप उन्हें अप्रत्यक्ष कारण के लिए सीधे नफरत नहीं करती? अंजलि मेहता की खूबसूरत आंखें उदास थी, लेकिन वह गाढ़ा है। कुछ बार चमकने पर नफरत करने की कोई बात नहीं। उनके पास वास्तव में कोई बड़ा रिश्ता नहीं है। ये थोड़ा सा संबंधित है, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी है। अगर महत्वपूर्ण कारण बीमारी है तो आपके दादाजी नहीं होंगे। मुझे थोड़ा अपराध बोध है कि मेरे पास इतना बड़ा नहीं है। कपूर आंटी, यह नहीं है। आप जल्दी से सांत्वना दी। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये चीजें किसकी गलती है? आखिरकार मुझे जन्म देना ठीक है। अंजलि मेहता की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल मुझे लगा कि मैंने धीरे से पूछा,
अगर मेरे लिए नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि आपके माता पिता के साथ भाग्यशाली होता। द बीमार था और मेरे पास आप जैसा अच्छा बेटा होता। उद्धरण चिन्ह मेरे पास आप नहीं है। मैं पतली नहीं हूँ। इसने मेरे पिता का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे लिए आपकी खिड़की खोल दी। इसे संतुष्ट होना चाहिए। आप भावुक हैं। कपूर आंटी ने आपको छोड़ दिया। माँ आप पर विश्वास करती है। मीरा 4 ने साहिल को धीरे से गले लगाया। 5 मीरा ने अपना हाथ उठाया और आदित्य शर्मा के उठे हुए कंधों को थपथपाया। थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन ये करा उठा। क्या उसने आपकी परवाह की? असहजता से पूछा। अगर आप अच्छा करते हैं तो शायद आप बहुत देर तक बैठे हैं और अच्छा नहीं लगता। आराम, हाँ वह खुद थोड़ी मीरा है और मुस्कुरा कर बोली, ठीक है माई को शरीर को जारी रखने की जरूरत है या अभी तक एक उपचार के लिए नहीं? हालांकि कपूर आंटी के साइन इन के लिए इनाम मैंने अभी तक नहीं भेजा है। आदित्य शर्मा खड़ा हुआ। आपको मसाज देता हूं और मुस्कुराकर कहा। कपूर आंटी लाल हो गई। अंजलि मेहता का चेहरा एक साधारण मसाज है समय। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा कि एक्यूपंचर अभी तक नहीं आया है, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। आदित्य शर्मा थोड़ा निराश है। मुझे लगता है कि अंजलि मेहता आपने 3 चीजें पढ़ी और काम साझा किए सभी। अध्याय 167 राधिका सिंह का प्रलोभन डर। मेजबान ने सफलतापूर्वक इनाम जारी किया। अंजलि मेहता की छिपी बीमारी का उपचार 30 सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। आदित्य शर्मा आराम से मुस्कुराया। एक बार में 30 अंक जोड़कर सिस्टम के इनाम के साथ अंजलि मेहता ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। उसने महसूस किया कि उसके दंतियन से एक गर्मी का प्रवाह निकला और उसकी रक्त वाहिनियों के साथ पूरे शरीर में फैल गया। इस गर्मी के तहत उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हो गया और त्वचा पर पसीने की बूंदें जमा हो गई। वांग मोतियों के बनने की प्रक्रिया में अंजलि मेहता को बहुत आराम महसूस हुआ। ताज़ा शानदार प्रभाव, पूरे शरीर में बहुत हल्कापन महसूस हुआ। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मसाज रक्त संचार को बढ़ावा दे सकती है और आपकी छिपी बीमारियों में मदद कर सकती है। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया और एक बहाना बनाया। स्वाभाविक रूप से वह अंजलि मेहता को यह नहीं बता सकता कि यह प्रभाव सिस्टम का इनाम था। यह अच्छा है। अंजलि मेहता का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, साहिल तुम इतने प्रतिभाशाली क्यों हो? तुमने ये किससे सीखा? शायद इसलिए कि मेरे पास ज्यादा रोमांच हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें से सभी के पास जादुई कौशल हैं और वे सभी मुझे सिखाने को तैयार हैं। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अच्छी खबर दी। साहिल दयालु है और भगवान तुमसे प्यार करते हैं। अगर तुम प्राचीन काल में होते तो तुम स्वर्ग के असली पुत्र होते। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा, कपूर आंटी कृपया मेरी तारीफ करना बंद करें। अगर आप तारीफ करती रही तो मैं उड़ने लगूंगा। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। ये तारीफ नहीं है, यह एक तथ्य है। अगर कोई तुम्हारी पत्नी बन जाएगी 12 वह पूरी जिंदगी खुश रहेगी। अरे बात करने की बात है। मैं वास्तव में स्वार्थी हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम्हें और अनन्या को एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए और बाकी 3 बहनों को भी इसका आनंद लेना चाहिए। अंजलि मेहता ने अपने आप में मुस्कुराया। आदित्य शर्मा सुनकर बहुत उत्साहित था। क्या ये हो सकता है कि कपूर आंटी चारों बहनों को मेरे साथ बनाने की सोच रही थी? अगर ऐसा है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी आदित्य शर्मा खुश नहीं हुआ था कि अंजलि मेहता फिर से बोली, अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम जैसे और लड़के पैदा किए होते तो अच्छा होता। इस तरह अनन्या और चारों एक एक को बांट सकती थी। कितना खुशी होती। ठीक है, यही मतलब है कपूर आंटी का स्नेह। आदित्य शर्मा ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने सोचा भले ही मेरा कोई भाई हो मैं अंतर नहीं बताऊंगा। अगर बाकी चीजें बांटी जा सकती हैं तो क्या पत्नी को भी बांटा जा सकता है? आदित्य शर्मा ने अंजलि मेहता के कंधे को रगड़ा और मुस्कुराया। कपूर आंटी अगर मेरा कोई भाई होता, शायद यह मैं नहीं होता जिसने आपको बचाया और हमारे पास अब यह भाग्य नहीं होता। ये सुनकर अंजलि मेहता ने भौं से कुड़ी। मैं केवल तुम्हें अपने बेटे के रूप में मान्यता देती हूं और दूसरों को नहीं। हाँ, कपूर आंटी मैंने बस यूं ही कहा। ज्यादा मत सोचो, ये कुछ भी नहीं है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, आज का कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नॉवल वर्ल्ड के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। ये कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इन्हें सच समझकर अपने जीवन से ना जोड़ें तो मजा लीजिएगा कहानी का। चैप्टर 168 अनन्या का बाद टॉवल शो, प्रिया का पजामा शो। 1 घंटे से अधिक समय बाद राधिका सिंह अपने गीले बालों और बड़े चश्मों के साथ पजामे में आदित्य शर्मा के कमरे में आई। जब साहिल ने दरवाजा खोला तो उसने प्रिया के पहनावे को देखा। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया तुम अब और भी सहज कपड़े पहनने लगी हो। क्या ये वही नहीं है जो तुम चाहते थे? प्रिया ने साहिल को एक नज़र दी क्योंकि वह चश्मा पहने थी। उसका यह अंदाज थोड़ा कम आकर्षक लग रहा था। जब प्रिया बाहर होती थी तो वह शायद ही कभी चश्मा पहनती थी।
वह आमतौर पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी क्योंकि बाहर अपनी छवि का ध्यान रखना पड़ता था और चश्मा पहनना सुविधाजनक नहीं था। घर पर वह इतनी सावधानी नहीं बरतती थी। चश्मा पहनना अधिक आरामदायक था। हालांकि साहिल को ये बहुत अजीब लगा। ये चश्मे वाकई प्रिया की सुंदरता को प्रभावित कर रहे थे। 48 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं। समय आने पर मैं प्रिया को बांधकर उसकी आंखों की बीमारी को जल्दी ठीक कर दूंगा। वह हमेशा चश्मा पहनती है। इससे मेरी प्रिया की सुंदरता की सराहना करने में बाधा आती है। साहिल प्रिया के सामने गया। वह शरारती ढंग से मुस्कुराया। अगर यह मेरी इच्छा है तो मैं चाहूंगा कि तुम कुछ भी ना पहनो। हाँ, बदमाश प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने साहिल को मारने के लिए हाथ उठाया। साहिल ने मौका देखकर पीछे हटते हुए प्रिया को पीछे से गले लगा लिया। हम सचमुच खुशबूदार है। प्रिया, तुम कौन सा शव जेल इस्तेमाल करती हो? साहिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रिया को साहिल की इस हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। वह शर्माते हुए छटपटाए। साहिल, मुझे जल्दी छोड़ दो। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर मुझे मारने की सोचोगी। साहिल ने शरारती चेहरा बनाते हुए कहा, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं वादा करती हूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? प्रिया शर्मिंदगी में थी। उसकी आवाज में थोड़ी विनती थी। उसे वाकई डर था कि कोई देख लेगा। मुझे छोड़ने के लिए कुछ अच्छा बोलो। साहिल ने मजाक किया। क्या अच्छा बोलूं? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? प्रिया का चेहरा लाल हो गया और उसने विनती की, पहले मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं कहूंगी। ठीक है, तुम्हें छोड़ दूं और तुम भाग जाओगी। अच्छा भाई बोलो। सुनने दो। साहिल, तुम बहुत ज्यादा हो गए। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम मुझे भाई कहने को कह रहे हो? प्रिया ने अपनी खूबसूरत आंखों से घूरा, लेकिन साहिल उसके पीछे था। वह साहिल को देख भी नहीं पा रही थी। नहीं बोल रही तो फिर मुझे दोष मत देना। साहिल ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां ऊपर की ओर बढ़ाई। प्रिया घबरा गई और उसने जल्दी से साहिल का हाथ दबाया। इस समय उसका चेहरा इतना लाल था कि मानो उसमें से पानी टपकने वाला था। वह घबराहट में बोली, साहिल शरारत मत करो, मैं बोल रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? ठीक है भाई, शरारत मत करो, थोड़ी देर में कोई देख लेगा। प्रिया की नाजुक आवाज सुनकर साहिल को बहुत संतुष्टि हुई। प्रिया, जब कोई ना हो तो मुझे ऐसे ही बुलाना, समझी? ठीक है, तुम जो कहो, पहले मुझे छोड़ दो। ठीक है। प्रिया वाकई साहिल से हार मान चुकी थी और पहले उसका अनुसरण करने के लिए सहमत हो गई। साहिल ने प्रिया को छोड़ दिया। जैसे ही उसने छोड़ा, प्रिया तेजी से मुड़ी और साहिल का कान पकड़ लिया। अच्छा तुम शरारती भाई, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अपनी बड़ी बहन को तंग करने की हिम्मत कर रहे हो। प्रिया ने अपनी खूबसूरत आंखों से घूरते हुए डांटा। साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं। मैंने अभी कहा था कि तुम मुझ पर बदला नहीं लोगी। मैंने कहा था कि बदला नहीं लूंगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि औरतों की बात कभी भरोसेमंद नहीं होती? प्रिया ने नाराजगी से कहा, मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा, वरना तुम बेकाबू हो जाओगे। जल्दी बोलो, आगे से घर पर मुझे तंग नहीं करोगे। साहिल ने 2 बार हंसते हुए कहा, घर पर तंग नहीं कर सकता तो बाहर करूं। प्रिया ने ये सुनकर फिर से चेहरा लाल कर लिया। बाहर भी हालात पर निर्भर करता है। तुम बेकार में शरारत नहीं कर सकते। यह नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मेरे पास जिंदगी में कोई मौका नहीं बचेगा। मुझे अपनी मर्जी से करना होगा। साहिल ने तर्क दिया। तुम अभी भी ज्यादा बोल रहे हो। क्या मुझे तुम्हें चुटकी काटने में दर्द नहीं हुआ? प्रिया ने नाराज चेहरा बनाते हुए कहा, सचमुच दर्द नहीं हुआ? साहिल ने शरारती मुस्कान दी। प्रिया, ज्यादा जोर मत लगाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहेंगे। हाथ? प्रिया ने संदेह से नीचे देखा, केवल ये देखने के लिए कि साहिल का हाथ उसकी पजामे की रस्सी के सिरे को पकड़े हुए था। अगर साहिल ने रस्सी खींच दी तो उसका पजामा उतर जाएगा। तुम छोड़ दो। प्रिया घबरा गई। साहिल, तुम इतनी शरारत नहीं कर सकते। कृपया रस्सी मत खींचो। साहिल गर्व से मुस्कुराया, तो मुझे छोड़ दो। मैं छोड़ रही हूँ। प्रिया ने जल्दी से अपना हाथ ढीला कर दिया। उसने भी सिकोड़ ली, अपनी खूबसूरत आंखों से घूरा और गुस्से में बोली, साहिल, पहले मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम इतने शरारती हो? हाय, मैं शरारती नहीं हूँ, लेकिन प्रिया को संभालने में मैं अच्छा हूँ। साहिल मुस्कुराया। क्या तुम इस बार मेरी बात मानोगी? मानूंगी, निश्चित रूप से मानूंगी, बस तुम रस्सी का सिरा मत खींचो। प्रिया ने साहिल से विनती की, तो बाहर जाकर क्या मैं तुम्हें तंग कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, बशर्ते तुम ज्यादा ना करें। ज्यादा नहीं, फिर से अच्छा भाई कहो। अच्छा भाई, हाथ ऊपर करो। मुझे माफ कर दो। प्रिया ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए विनती की। हाय, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ। साहिल मुस्कुराया और 2 कदम पीछे हट गया, फिर रस्सी छोड़ दी और तेजी से बाहर भाग गया। तुम शरारती भाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रिया ने कदम बढ़ाकर पीछा किया। भागते और पीछा करते हुए दोनों जल्दी ही अनन्या के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए।
दरवाजे पर साहिल ने दरवाजे का हैंडल दबाया और प्रिया की ओर मुड़कर देखा। वह अंदर घुस गया। अगर अनन्या ने पूछा तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। साहिल गर्व से मुस्कुराया। प्रिया इतनी गुस्से में थी कि वह साहिल को घूर रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम बहुत होशियार हो, इंतजार करो, देर बेर मैं बदला लूंगी। प्रिया, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सचमुच नाराज हो गई। साहिल मुस्कुराया। मैंने कहा था कि घर पर ज्यादा शरारत नहीं करनी। तुमने नहीं सुना। तुमने मुझे 2 बार तंग किया और मुझे सबक नहीं सिखाया। तुम सचमुच बेकाबू हो जाओगे। प्रिया ने नाराज चेहरा बनाया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं आगे से घर पर शरारत नहीं करूँगा। ठीक है, कौन जानता है कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। प्रिया ने नाराज चेहरा बनाते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ। साहिल ने 3 उंगलियां उठाई। अगर मैं भविष्य में घर पर तुम्हें तंग करता हूँ तो मुझे सजा मिले। मैं जिंदगी में पत्नी नहीं पा सकूंगा। ठीक है। प्रिया ने ये सुनकर साहिल को गुस्से से घूरा। तुम अपनी सजा की कसम खाते हो या हमारी सजा की? अगर तुम पत्नी नहीं पा सके तो हम क्या करेंगे? साहिल प्रिया के पास गया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, तो फिर यह गिनती नहीं है। हम भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे। प्रिया, क्या तुम्हें यह मजेदार नहीं लगता? तुम्हें मजा आता है? नहीं, तुम घर पर शरारत नहीं कर सकते। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। अगर शरारत करनी है तो मेरे कमरे में या तुम्हारे कमरे में बस। हाँ, तुमने कहा, ठीक है। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, खट। तभी दरवाजा खुला और अनन्या दरवाजे पर खड़ी थी। वह साहिल और प्रिया को देख रही थी और आश्चर्य से बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दरवाजे पर काफी देर से बात करते सुना, तुम अंदर क्यों नहीं आए? साहिल ने अनन्या को देखा। वह एक पल के लिए ठिठक गया। अच्छा, अनन्या का पहनावा प्रिया से भी ज्यादा बोल्ड था। वह एक तौलिया में लिपटी थी। उसका सी क्षेत्र ऊपर और जांघों के नीचे खुला था। मैंने सोचा कि तुम अभी तैयार नहीं हुई हो, इसलिए थोड़ा इंतजार किया। साहिल ने शर्मिंदगी से हंसा। अनन्या ने साहिल को देखा, फिर लाल चेहरे वाली प्रिया को देखा और अपनी भौहें उठाए। तुम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे ना? अनन्या, तुम क्या कह रही हो? प्रिया का चेहरा और लाल हो गया। हम सचमुच डर रहे थे कि तुम अभी तैयार नहीं हुई हो, इसलिए दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पहनावे को देखकर तुमने अभी अभी नहाया होगा। अगर हम अभी अंदर चले जाते तो क्या हम सीधे देख लेते? प्रिया के शब्दों को सुनकर अनन्या भी शर्मा गई। प्रिया, तुम कब से इतनी शरारती हो गई? तुम उस बदमाश की तरह होती जा रही हो। साहिल ने ये सुना और नाराजगी दिखाई। अनन्या, तुम प्रिया के साथ बात कर रही हो, मुझ पर क्यों तंज कस रही हो? मैं बहुत नेक हूँ। तुम क्या हो मुझे पता है। अनन्या ने हंसते हुए कमरे में प्रवेश किया। अंदर आओ और दरवाजा बंद करो। साहिल ने मुंह बनाया और प्रिया की ओर मुड़ा। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ईमानदार और जवान हूँ? तुम ईमानदार? हाँ। प्रिया ने साहिल को आंखें दिखाई और अंदर चली गई। ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती है ना? ठीक है, मैं चैप्टर 169। प्रिया को बेंगलुरु ले जाओ। कमरे में आदित्य शर्मा, नैना गुप्ता और राधिका सिंह चाय की मेज पर बैठे थे। अनन्या ने चाय बनाई। साहिल और प्रिया के लिए एक एक कप डाला और फिर अपनी टांगों को क्रॉस करके बैठ गई। साहिल ने चाय का प्याला उठाया, प्रिया को देखा और फिर अनन्या को देखा। खुशी की एक भावना अपने आप उमड़ पड़ी। प्रिया अपने हल्के नीले और पतले पजामे में थी। प्रिया का अंडविया हल्का नीला और पतला था। रोशनी के तहत उसका रहस्यमयी आकर्षण कुछ हद तक स्पष्ट था। बहुत उत्तेजक अनन्या का बात टॉवल सफेद था। हालांकि यह रोशनी में पारदर्शी नहीं था, लेकिन जो हिस्सा दिख रहा था वह मशहूर था। खासकर उसकी 2 लंबी गोरी टांगे जो वाकई थकान मिटाने वाली थी। अनन्या, जल्दी से मुख्य बात पर आओ। हमारा शरारती भाई कुछ और करने वाला है। प्रिया ने साहिल को देखा जो पूरे चेहरे पर मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसके मुंह में कड़वाहट भर गई। अनन्या, क्या तुमने सुना? प्रिया मुझे बदनाम कर रही है। मैं चुपचाप चाय पी रहा हूं और वह भी मुझ पर निशाना साध रही है। प्रिया ने मुंह बनाया। तुम मुंह से चाय पी रहे हो? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हम मत सोचो कि मुझे नहीं पता। प्रिया, क्या तुम्हारी आंखें अब देखने की शक्ति पा चुकी हैं? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो देखो मैं अंदर क्या पहन रहा हूं। तुम? प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह बनाया। शरारती भाई? अनन्या ने साहिल और प्रिया को झगड़ते देखा। वह असहाय रूप से सिर हिलाए। तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। फिर झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? ये शरारती भाई ने शुरू किया। प्रिया ने साहिल को घूरते हुए कहा। प्रिया, मैंने कसम खाकर कहता हूं, मैं चाय पी रहा था। तुमने मुझे डांटा, मैंने कैसे शुरू किया? साहिल ने कड़वाहट से भरी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर जब मैं तुम्हें ढूंढने गई थी तब क्या हुआ? क्या तुमने शुरू नहीं किया? प्रिया ने जवाब दिया। रुको। अनन्या ने आश्चर्य से कहा, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? तब प्रिया को एहसास हुआ कि उसने गलती से कुछ बता दिया।
उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, है ना साहिल? हाँ, प्रिया मजाक कर रही थी। अनन्या ज्यादा मत सोचो, साहिल ने उसका साथ दिया। सचमुच? अनन्या ने साहिल को देखा, फिर प्रिया को देखा, उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई और उसे लग रहा था कि कुछ तो चल रहा है। अनन्या सचमुच देर हो रही है, चलो मुख्य बात पर आते हैं। प्रिया को डर था कि अनन्या कुछ और पूछ लेगी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। अनन्या ने समय देखा, सुबह के लगभग 3 बजे बज रहे थे, वाकई देर हो रही थी। ठीक है, अब मुख्य बात पर आते हैं। साहिल, मैंने आज मानसी कपूर के साथ थोड़ी देर बात की और अब वह हमारी मदद पूरी तरह से कर रही है। इसके अलावा मैंने उसने और तुम्हारी प्रिया ने आगे की बातों पर चर्चा की। सुनो, तुम्हें क्या लगता है? साहिल ने अपनी हंसी को संभाला और कहा, ठीक है, मैं सुन रहा हूं। अनन्या ने चाय का एक घूंट लिया, गला तर्क किया, फिर बोली, पहला है कोरमंगला का नवीकरण प्रोजेक्ट। मैंने नंदिनी के साथ शोध किया। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मानव सामग्री और वित्तीय संसाधनों का खर्च कभी भी कम नहीं होगा। भले ही कपूर एंटरप्राइजेस की सभी रियल एस्टेट कंपनियां इसमें लग जाए, मुझे डर है कि इसे पूरा करना मुश्किल होगा। मैंने भी इस पर विचार किया है। आखिरकार कपूर एंटरप्राइजेस विशेष रूप से रियल एस्टेट व्यवसाय में नहीं है, इसमें वाकई कमी है। इसके अलावा मुंबई में भी पिनेकल डेवलपर्स प्रोजेक्ट है। कपूर एंटरप्राइजेस अपनी सारी ऊर्जा बेंगलुरु में नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही, अनन्या ने जवाब दिया। कुछ महीने पहले कपूर एंटरप्राइजेस के सामग्री और मानव संसाधनों के हिसाब से हम कोरमंगला प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। 5वें चरण में निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा और एक बार निर्माण अवधि बढ़ने पर बहुत सारी अनावश्यक परेशानियां होंगी। तुम्हें भी पता है कि बेंगलुरु का चौहान परिवार कोई साधारण ताकत नहीं है। अगर निर्माण अवधि बढ़ी तो भले ही नंदिनी हमारा साथ दे, फिर भी इसे रोका जा सकता है। अगर बेंगलुरु का चौहान परिवार को कोरमंगला नवीकरण प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया तो इसे जारी रखना और भी मुश्किल होगा। एक साधारण उदाहरण देता हूं, अगर बेंगलुरु का चौहान परिवार सामग्री की आपूर्ति के चैनल को काट दे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुनकर साहिल ने भय सिकोल ली और कुछ देर सोचने के बाद पूछा, नंदिनी का क्या विचार है? प्रिया ने कहा, उसका विचार बहुत सरल है, कोरमंगला नवीकरण का अधिकार उसे दे दो। बेंगलुरु के चौहान परिवार के संसाधनों के साथ कोरमंगला नवीकरण प्रोजेक्ट को पूरा करो। बेशक ये सिर्फ संसाधनों का उपयोग है, कंपनी और रिश्ते उसके होंगे। वह मुनाफा कमाने के बाद उस मुनाफे को हमारे समूह के खाते में स्थानांतरित करने का तरीका निकालेगी। हाँ, इतना घूम फिर कर भी यही तरीका। साहिल हंसा और प्रिया को देखा। प्रिया, तुम्हें नंदिनी के तरीके के बारे में क्या लगता है? प्रिया ने भय सिकोड़ ली, अगर यह संभव है तो उसका तरीका ठीक है, लेकिन एक बात है, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा कपूर एंटरप्राइजेस सिर्फ मुनाफा ही लेगा, फिर भी हम बेंगलुरु के चौहान परिवार की रियल एस्टेट एकाधिकार को नहीं तोड़ पाएंगे और वहां पैर जमाने की तो बात ही नहीं है, और ऐसा करने से हम निष्क्रिय हो जाएंगे और नंदिनी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। प्रिया के शब्दों को सुनकर साहिल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने फिर से अनन्या की ओर देखा। अनन्या, तुम्हें क्या लगता है? अनन्या ने एक पल सोचा, फिर बोली, दरअसल मैं नंदिनी के प्लान की ओर ज्यादा झुक रही हूं। सबसे पहले नंदिनी अब हमारी अपनी है, अगर वह ज्यादा करती है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। साहिल, तुम्हारा मकसद नंदिनी को पत्नी बनाकर उपाध्यक्ष की स्थिति जीतना नहीं है। अंत में तुम बेंगलुरु के चौहान परिवार को नियंत्रित करोगे। साहिल ने यह सुनकर हंसा। मैं समझ गया, अनन्या का मतलब है कि लोगों का उपयोग बिना संदेह के करना चाहिए, संदिग्ध लोगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यही मेरा मतलब था, अनन्या ने गंभीरता से कहा। हालांकि हम ऐसा करते हैं, इसमें बहुत जोखिम है, लेकिन इससे नंदिनी की निष्ठा भी मिल सकती है। अगर हम अभी भी उससे सावधान रहते हैं तो उसके मन में निश्चित रूप से अन्य विचार आएंगे। मैं नंदिनी को अच्छी तरह जानती हूं, अगर हम उसे पूरी तरह भरोसा देते हैं तो वह बदले में वही करेगी। प्रिया ने सिर हिलाया। वैसे भी मुझे उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। नंदिनी जैसा कोई हमारे अधीन रहने को तैयार कैसे हो सकता है? अब साहिल के पास उसका राज है, लेकिन अगर वह बहुत तेजी से ऊपर उठती है और इन राजों से मुक्त होने का तरीका ढूंढ लेती है, तब क्या करेंगे अनन्या? यह कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे कपूर परिवार को बेंगलुरु में स्थापित करेगा। हमें सावधान रहना होगा। प्रिया के शब्दों को सुनकर अनन्या ने सिर झुका लिया और चुप हो गई। वह भी जानती थी कि यह मामला बहुत गंभीर है। नंदिनी पर सारी उम्मीद टिकाना वाकई जोखिम भरा है। साहिल ने प्रिया को देखा, फिर अनन्या को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अनन्या, प्रिया, क्या नंदिनी ने तुम लोगों के साथ उलसूर झील प्रोजेक्ट का जिक्र किया है? अनन्या और प्रिया एक साथ छिटक गई। उनकी खूबसूरत आंखों में संदेह की चमक थी। साहिल ने उनकी संदिग्ध अभिव्यक्तियों को देखकर समझ लिया, नंदिनी ने उन्हें सच नहीं बताया। नंदिनी, क्या तुम अभी भी कुछ और सोच रही हो?
साहिल ने हल्के से भय सिकोड़ ली। साहिल, तुम जिसूर झील प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, वह क्या है? अनन्या ने पूछा। उसके बारे में अभी बात नहीं करते। साहिल ने हाथ हिलाया। अनन्या, प्रिया, पहले मेरी बात सुनो। हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि नंदिनी पूरी तरह से हमारी निष्ठावान है या नहीं। बस इतना कहते हैं कि वह भी जो कंपनियां नियंत्रित करती है वे सभी बेंगलुरु के चौहान परिवार की शाखाएं हैं। कौन गारंटी दे सकता है कि नंदिनी निष्ठावान है? मुझे नहीं लगता कि हम, बल्कि नंदिनी भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर हम सब कुछ नंदिनी पर टिका देते हैं, उसके कंपनी में कोई आंतरिक समस्या होती है और यह बात लीक हो जाती है तो हम क्या करेंगे? उस समय हमारे पास वाकई कोई जवाबी मौका नहीं होगा। साहिल के शब्दों को सुनकर अनन्या और प्रिया दोनों चौंक गई। उन्होंने वाकई इस बात पर विचार नहीं किया था। हाँ, अगर नंदिनी की कंपनी में कोई समस्या हुई तो ये बहुत विस्तृत होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनन्या ने गहरी सांस ली। साहिल, तुमने मुझे याद दिलाया। मैंने वाकई इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें बेंगलुरु में अपनी ताकत बनानी होगी। मैं पहले बता दूं कि मेरे पास बेंगलुरु में पहले से ही एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी और एक निर्माण कंपनी है। हम इस शुरुआती बिंदु के आधार पर इसका विस्तार कर सकते हैं। दूसरी ओर, हमें नंदिनी की कंपनी में जाकर सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और सभी छिपे हुए खतरों को हटाना होगा। अनन्या ने ये सुना, वह आश्चर्यचकित थी। साहिल, क्या तुम बेंगलुरु जाने की योजना बना रहे हो? हाँ, साहिल ने हल्के से मुस्कुराया। सिर्फ मैं ही नहीं, प्रिया भी मेरे साथ जाएगी। अनन्या, तुम्हें कपूर एंटरप्राइजेज में रहना होगा। तुम मत जाओ प्रिया। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? साहिल के शब्दों को सुनकर प्रिया के दिमाग में अचानक एक वादा कौंध गया। प्रिया, कुछ दिनों में मैं तुम्हें समुद्र तट पर ले जाऊंगा। साहिल ने कहा था कि यह अभी नहीं है। प्रिया ने साहिल को घूरा। साहिल ने हल्के से मुस्कुराया। प्रिया तुरंत समझ गई। वह बहुत उत्साहित थी। ठीक है, मैं जाऊंगी। चैप्टर 170। अनन्या उतर गया। ये सुनकर कि साहिल और प्रिया बेंगलुरु जा रहे हैं, अनन्या की खूबसूरत आंखों में अनिच्छा की चमक थी। उसे नहीं पता था कि साहिल और प्रिया इतने लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं। हालांकि साहिल कपूर परिवार में ज्यादा समय से नहीं था, लेकिन अनन्या को इस छोटे से पुरुष की आदत हो गई थी। ये छोटा पुरुष उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसने जो सुरक्षा का भाव उसे दिया वह वाकई बहुत शक्तिशाली था। अनन्या को सचमुच नहीं पता था कि वह साहिल के बारे में अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएगी या नहीं। हालांकि भले ही अनन्या अनचुक थी, वह रोक नहीं सकती थी। आखिरकार साहिल कपूर परिवार के लिए बेंगलुरु जा रहा था। साहिल और प्रिया को देखते हुए अनन्या की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और पूछा, साहिल, तुम और प्रिया कितने समय के लिए जा रहे हो? अनन्या की अनिच्छा को देखकर साहिल मुस्कुराया और बोला, अनन्या, तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, कम से कम 1 हफ्ता। 1 या 2 हफ्ते। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां कस ली, जबरदस्ती अपनी बेचैनी को दबाया और जिद्दीपन से बोली, कौन दुखी है? मैं कहना चाहती थी, अगर तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो काम अच्छे से करना, वरना ये सब व्यर्थ नहीं हो जाएगा। अनन्या के शब्दों को सुनकर प्रिया ने कड़वाहट से भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस समय अनन्या वाकई दिखावा कर रही थी। अनिच्छा को कहने में क्या हर्ज था? अनन्या, चिंता मत करो साहिल और मैं काम संभाल लेंगे। हम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएंगे। प्रिया मुस्कुराए। अनन्या की खूबसूरत आंखें कुछ बार हिली, फिर उसने हल्के से सिर झुका लिया और चुप हो गई। भले ही उसके दिल में हजारों शब्द थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे बोलना है। अनन्या के बोलने में हिचकिचाहट को देखकर प्रिया ने मन ही मन आह भरी। लगता है मुझे जाना ही होगा, वरना अनन्या अपना दिल नहीं खोलेगी। ये सोचकर प्रिया ने साहिल को देखा। साहिल, तुम कब जाने की योजना बना रहे हो? साहिल ने जवाब दिया, परसों। हम कल मीरा आंटी से बात करेंगे। पहले तैयारी कर लें। इतनी जल्दी? फिर मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। ये कहते हुए प्रिया खड़ी हो गई। अनन्या, तुम और साहिल पहले बात करो, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। प्रिया, तुम? साहिल खड़ा हुआ और प्रिया को देखा, जिसने उसे आंख मार दी। उसने सिर से अनन्या की ओर इशारा किया। साहिल तुरंत समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं और अनन्या आगे की बात करेंगे। प्रिया ने मुस्कुराकर अनन्या की ओर हाथ हिलाया। अनन्या ने हल्की उदास मुस्कान दिखाई। उसने प्रिया को सिर हिलाकर जवाब दिया। प्रिया मुड़कर चली गई और जाने से पहले उसने साहिल के कंधे पर थपकी दी। यह उसे अनन्या को अच्छे से मनाने का इशारा था। प्रिया के जाने के बाद साहिल खड़ा हुआ। उसने चाय का प्याला उठाया, अनन्या के लिए एक कप चाय डाली और फिर मुस्कुराया। अनन्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कौन तुमसे नाराज है? अनन्या ने मुंह बनाया, साहिल को नहीं देखा। ये देखकर साहिल मुस्कुराया और बोला, अनन्या, दरअसल मैं बेंगलुरु जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे 3 महीने का समय बहुत कम है।
मुझे और मेहनत करनी होगी। मैं ये शर्त कैसे पूरी कर सकता हूँ? अनन्या ने ये सुना, उसका मन थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन वह अभी भी बहुत बेचैन थी। क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? क्या मैं प्रिया से ज्यादा उपयुक्त नहीं हूँ? मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। अनन्या साहिल ने असहाय रूप से मुस्कुराया। लेकिन घर का ये काम क्या तुम इसे छोड़ सकती हो? कपूर एंटरप्राइजेस, मीरा आंटी, खुशी, रिया, तुम इन्हें छोड़ नहीं सकती। अगर तुम चली गई तो मुझे लगता है कि घर में सब कुछ उलटपुलट हो जाएगा। खुशी और रिया ने उथल पुथल मचा दी होगी। और मीरा आंटी, अगर तुम चली गई, मुझे लगता है कि मीरा आंटी को अपने पुराने काम पर वापस जाना होगा। तुम्हारी जगह कपूर एंटरप्राइजेस का प्रबंधन करना। तुम्हें भी मीरा आंटी की शारीरिक स्थिति पता है। क्या वह इसे सह सकती हैं? साहिल के शब्दों को सुनकर अनन्या ने असहाय रूप से आह भरी। हाय, मैं इस बोझ को कब उतार पाऊंगी? ये बहुत ज्यादा है। इस बोझ को उतारना असंभव नहीं है। साहिल ने मुंह का कोना उठाया। जल्दी से खुशी और रिया को प्रशिक्षित करो। उन्हें वाकई आत्मनिर्भर बनाओ। क्या ये काफी नहीं होगा? तुम आसानी से कह रहे हो। यह इतना आसान नहीं है। खुशी और रिया बहुत चंचल हैं। उन्हें सत्ता देना, मुझे वाकई चिंता है। अनन्या ने आ भरी। अनन्या, अगर तुम हमेशा ऐसा सोचती हो तो खुशी और रिया कभी प्रतिभाशाली नहीं बनेंगी। साहिल ने सलाह दी। अनन्या, तुम्हें चील के बारे में पता है? चील का बच्चा? अनन्या ने भें उठाए। उसे नहीं पता था कि साहिल का क्या मतलब है। साहिल मुस्कुराया और बोला, चील के बच्चे को जन्म देने के बाद चील तब तक उनकी देखभाल करती है जब तक कि उनके पन पूरे नहीं हो जाते। चील सीधे बच्चे को घोंसले से बाहर फेंक देती है। उन्हें खुद उड़ने देती है। घोंसला छोड़ना एक खाई है। जरा सी चूक हुई तो चील का बच्चा मर जाएगा। क्या चील को अपने बच्चे की चिंता नहीं होती? होती है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। चील जानती है, अगर चील के बच्चों को ये जीवन मरण का कठिन अनुभव नहीं दिया गया तो वे कभी भी उड़ने वाली चील नहीं बन पाएंगे। अनन्या, खुशी और रिया चील के बच्चों की तरह हैं। तुम्हें उन्हें अपने पंख फैलाने और उड़ने का मौका देना होगा। अगर तुम बस उनकी रक्षा करती रहोगी तो वे कभी नहीं बढ़ेंगी। साहिल के शब्दों को सुनकर अनन्या बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई और साहिल को देखा। क्या खुशी और रिया वाकई इस तरह की कठिनाई को सह सकती हैं? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? साहिल मुस्कुराया और बोला, कोशिश करने से संभव है, लेकिन बिना कोशिश के कोई मौका नहीं है। इसके अलावा अनन्या, तुम्हें नहीं पता कि खुशी और रिया क्या सोचती हैं। शायद वे दोनों खुद को साबित करने का मौका चाहती हैं। सचमुच क्या वे ऐसा सोचेंगी? अनन्या ने संदेह से साहिल को देखा। खुशी के बारे में मुझे अभी नहीं पता, लेकिन रिया खुद को साबित करना चाहती है। साहिल मुस्कुराया। आज कपूर को पर मैंने रिया के साथ बहुत बात की। उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया। वह अपनी क्षमताओं को साबित करने का एक मौका चाहती है। मुझे लगता है कि खुशी भी ऐसा ही सोचती है, भले ही उसके पास यह विचार ना हो। तुम उसे मजबूर भी कर सकती हो। मैं नहीं चाहता कि खुशी रिया को बढ़ते हुए देखे और फिर भी उदासीन रहे। अनन्या ने ये सुनकर अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ ली। ठीक है, तो मैं उन्हें एक मौका दूंगी। अनन्या, मैं सुझाव देता हूं कि इस बार विहार एनक्लेव में प्लॉट 68 के बारे में तुम इसे उन्हें सौंप दो और तुम पर्दे के पीछे से सत्ता संभालो। अगर तुम्हें कोई खामियां मिले तो समय पर उन्हें ठीक कर देना। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद तुम उनकी खामियों के आधार पर उन्हें जवाबदेह ठहराना। मुझे विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ खुशी और रिया की बुद्धिमत्ता के साथ वे लगभग परिपक्व हो जाएंगी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, विहार एनक्लेव का प्रोजेक्ट? क्या शुरू से ही उन्हें इतना बड़ा चुनौती देना ठीक है? अनन्या को थोड़ी चिंता थी। साहिल खड़ा हुआ। वह अनन्या के पीछे गया और उसने अपना हाथ उठाया, हल्के से उसके कंधों को दबाया। अनन्या, खुशी और रिया को कम मत आने को। वे तुम और प्रिया से कम नहीं दिखती। अनन्या ने भी मन बना लिया। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक मौका दूंगी। हाँ, यही बात है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नुकसान होगा। अगर यह नुकसान खुशी और रिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बदला जा सकता है तो यह इसके लायक होगा। साहिल मुस्कुराया और उसका चेहरा गुलाबी हो गया, क्योंकि साहिल की मालिश ने उसे होटल में अनन्या के आखिर में बिताए समय की याद दिला दी। वैसे अनन्या, एक और बात है जो मीरा आंटी ने मुझसे तुम्हें बताने के लिए कहा था। क्या बात है? अनन्या ने पूछा। मीरा आंटी का मतलब है हमें बहुत क्रूर नहीं होना चाहिए। वह अभी भी बेंगलुरु के चौहान परिवार के प्रति अपने स्नेह को छोड़ नहीं पाई हैं। साहिल ने धीरे से कहा, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि मीरा आंटी नर्म पड़ेंगी। हालांकि यह उनकी गलती नहीं है। उनका बेंगलुरु के चौहान परिवार के साथ रिश्ता हमसे ज्यादा गहरा है। आखिरकार वीरेंद्र चौहान उनके दूसरे चाचा हैं। ये हमारी खून की रिश्तेदारी से ज्यादा करीबी है। तुम्हारा क्या मतलब है? अनन्या, तुम खुद संभाल लो। अनन्या मुस्कुराए। तुम जो भी करो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। बस मीरा आंटी को दुखी मत करना। हाँ, साहिल ने सिर हिलाया, तो मैं अपनी मर्जी से इसे संभाल लूंगा।
इस समय अनन्या ने अनजाने में एक करा निकाली। साहिल ने आवाज सुनी और मुस्कुराया। अनन्या, इन दिनों तुम्हारी ग्रीवा रीड बहुत अच्छी नहीं है। तुम निश्चित रूप से काम से बहुत थक गई हो। मैं जल्द ही बेंगलुरु जा रहा हूँ। तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा। सुन लिया। अनन्या शर्मा गई। उसने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने फिर से हाथ उठाया, साहिल के हाथ को छुआ और धीरे से कहा, साहिल जल्दी वापस आना, मैं तुम्हें याद करूंगी। इस पल में अनन्या ने आखिरकार अपने दिल की बात कही। साहिल बहुत उत्साहित था। उसने अनन्या को धीरे से गले लगाया और बड़बड़ाया, मैं जल्दी वापस आऊंगा और मैं भी तुम्हें याद करूंगा। साहिल, अनन्या अचानक मुनी शायद बहुत ज्यादा जोर से उसका लपेटा हुआ तौलिया उतर गया। साहिल ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। अनन्या, यह उतर गया तो उतर गया। चैप्टर 171। यह नाश्ता स्वादिष्ट नहीं है। डिंग राजा ने इनाम दिया। अनन्या की ग्रीवा रीड का उपचार जोड़े 1-0। केवल 10 अंक जोड़े गए। ये थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। अनन्या अब और भी सक्रिय हो रही है। साहिल ने शरारती मुस्कान दी। उसने हाथ उठाया और लाइट बंद कर दी। अगली सुबह साहिल अपने कमरे में जागा। उसने समय देखा, सुबह 8 बजे से ज्यादा हो चुका था। हाय, मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है। मैं कितने समय तक सोया? साहिल उलझन में था और हिसाब लगाया। कल जब मैं अनन्या के कमरे में गया था तब लगभग सुबह 3 बजे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद जब प्रिया चली गई थी तब सुबह 4 बजे थे। वह अनन्या के कमरे में 2 घंटे से ज्यादा रहा। सुबह 6 बजे के बाद भी आखिरकार वह केवल 2 घंटे सोया था। मेरा शरीर बेकार हो जाएगा। साहिल ने परेशानी में अपना सिर थपथपाया। सिस्टम, क्या कोई तरीका है जिससे शारीरिक शक्ति बहाल हो और मानसिक स्थिति सुधरे? होस्ट को जवाब, 3 घंटे का निर्दिष्ट उपहार पैकेज खोलें। ये शारीरिक और मानसिक शक्ति को बहाल करता है। तुम खून चूसने वाले कुछ उपहार पैकेज साइन इन करना आसान है क्या? केवल 3 घंटे की बात करते हो? क्या 1 मिनट या 10 मिनट का कोई काम नहीं है? साहिल ने उदास होकर कहा। होस्ट को जवाब, आपकी मौजूदा स्थिति के हिसाब से 1 मिनट और 10 मिनट के उपहार पैकेज संश्लेषण के लिए हैं। उन्हें अकेले खोलने का कोई प्रभाव नहीं है। साहिल ने ये सुना और थोड़ा सोचा। वह भी सही है। अभी चाहे उसकी कीमत हो, संसाधनों या कौशलों के हिसाब से 1 मिनट और 10 मिनट का छोटा उपहार पैकेज बेकार है। ठीक है, इसे ऐसे ही बचाकर रखते हैं। थोड़ा और बचाने के बाद मैं बड़े पैमाने पर संश्लेषण करूंगा। साहिल ने अपनी मांसपेशियों को खींचा। सिस्टम, 3 घंटे का उपहार पैकेज खोलना बहुत थकाव है। ताली, 3 घंटे का उपहार पैकेज शारीरिक शक्ति बहाली जोड़ 5, मानसिक शक्ति बहाली जोड़ 5। सिस्टम की बीप के साथ साहिल ने अपने शरीर में एक गर्म धारा महसूस की। इस गर्म धारा के तहत उसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक स्थिति तुरंत बहाल हो गई। कूल, साहिल ने हंसा। ठीक है, ये पैसे के लायक है। रुको, अगर मैं भविष्य में कुछ करता हूं और मेरी शारीरिक शक्ति कम पड़ती है, क्या मैं इस तरीके का भी उपयोग कर सकता हूं? होस्ट, आपके विचार बहुत गंदे हैं, लेकिन यह वाकई संभव है। साहिल ने मुंह बनाया। तुम सिस्टम, बकवास मत करो। तुमसे बकवास करने का समय नहीं है। मुझे नाश्ते के लिए जाना है। कपूर मैंशन का नाश्ता स्वादिष्ट नहीं है। नाश्ते का इंतजार करते समय साहिल को मीरा आंटी से बेंगलुरु जाने की बात करनी थी। मीरा आंटी समझ जाएंगी, लेकिन खुशी और रिया को संभालना आसान नहीं है। हाय, एक कदम चलकर देखते हैं। साहिल ने हल्के से आह भरी, फिर बाथरूम में जाकर नहाया। सब कुछ साफ करने के बाद वह नीचे गया। इस समय मीरा आंटी, प्रिया, खुशी और रिया सभी डाइनिंग रूम में बैठे थे, लेकिन अनन्या गायब थी। साहिल को उठते देख मीरा आंटी मुस्कुराए और बोली, साहिल तुम उठ गए, आओ और नाश्ता करो। हाँ। साहिल ने सभी को देखा। बिना कुछ ज्यादा बोले वह प्रिया के पास गया और बैठ गया। प्रिया ने सिर घुमाया। उसने साहिल को जबरदस्ती घरा और साहिल को सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि प्रिया को फिर से अनन्या के बारे में कुछ पता चल गया है। उसने कड़वाहट से भरी मुस्कान दी और कंधे उचकाए। इसका मतलब था यहाँ बात करना मुश्किल है, बाद में अकेले में बात करेंगे। साहिल का मतलब समझकर प्रिया ने उसे गुस्से से घोड़ा। उसने सिर फेर लिया। अजीब, लगभग 9 बजे बज गए। अनन्या अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? खुशी ने आश्चर्य से कहा, आमतौर पर अनन्या हमारा इंतजार करती है। मीरा आंटी मुस्कुराए और बोली, शायद तुम्हारी अनन्या बहुत थक गई है। ठीक है, शिकायत मत करो। तुम्हारी अनन्या रोज तुम्हारा इंतजार करती है और आज उसने तुम्हें इंतजार करने को कहा। क्या ये ठीक नहीं है? मैं नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। खुशी ने बड़बड़ाया। उसने साहिल को देखा। साहिल, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? साहिल ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया, मुझे नहीं पता। शायद जैसा मीरा आंटी ने कहा, अनन्या बहुत थक गई है। खुशी, ज्यादा मत सोचो, अनन्या शायद थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी। उसने रिया की ओर देखा। धीरे से बोला, रिया क्या तुम्हें लगता है कि आज का माहौल कुछ ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? रिया नींदी हालत में झपकी ले रही थी। खुशी ने उसे पुकारा। वह चौंक गई।
रिया भी बहुत थक गई थी। उसने कल शराब पी थी और पहले से ही बहुत थक गई थी। साथ ही वह देर से सोई थी। उसकी मानसिक स्थिति वाकई अच्छी नहीं थी। रिया की उदासीन स्थिति को देखकर खुशी ने हाथ हिलाया। सो जाओ, हाँ, खाने के लिए बुलाना, रिया ने जवाब दिया। अपने गालों को हाथों से सहारा देकर नींदी हालत में झपकी लेने लगी। खुशी ने भें सिकोड़ ली। उसे लग रहा था कि आज सभी के साथ कुछ ना कुछ था जिसमें रिया भी शामिल थी। कल रात आखिर हुआ क्या? खुशी सोच में थी, तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। अनन्या नीचे उतरी। मीरा आंटी ने अनन्या को डाइनिंग रूम में आते देखा और बोली, अनन्या, तुम इतनी खराब क्यों लग रही हो? क्या तुमने रात को सोया नहीं? मीरा आंटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा देर से सोई, मेरे बारे में चिंता मत करो। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी सीट पर चली गई। बैठने के बाद उसने साहिल को घूरा। उसकी आंखों में शिकायत भरी थी। साहिल के चेहरे पर उदासी थी। वह मन ही मन बोला, अनन्या, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। मैंने कल रात पहल नहीं की थी। बेशक वह सिर्फ मन में बड़बड़ाया और वाकई में नहीं बोला। अगर उसने ऐसा कहा तो यह नाश्ता और भी जीवंत हो जाता। अध्याय 172, तीसरी और चौथी बहनों की कोमलता। नैना गुप्ता ने घोषणा की कि बिहार इनक्लेव में नंबर 68 का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रिया वर्मा और तान्या शर्मा को सौंपा जाएगा। इससे न केवल ये दोनों शांत हुई बल्कि अंजलि मेहता भी हैरान रह गई। अनन्या, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मुझे डर है कि वे इसका बोझ नहीं उठा पाएंगी। अंजलि मेहता ने चिंतित होकर कहा, माँ, वे अब बहुत बड़ी हो गई हैं। अब समय आ गया है कि वे अपने दम पर कुछ करें। ना तुम और ना ही मैं उन्हें हमेशा के लिए बचा सकती हूँ। नैना गुप्ता ने समझाया, ये तो ठीक है, लेकिन शुरू से ही इतना बड़ा काम देना मुझे चिंता है। अंजलि मेहता अभी भी हिचक रही थी। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कपूर आंटी, चिंता ना करें, मुझे तीसरी और चौथी बहनों की क्षमताओं पर भरोसा है। रिया, तुमने कल मुझसे जो कहा था वह भूल तो नहीं गई? तान्या शर्मा ने यह सुनकर सिर झुका लिया और अपने हंठ काटे। उनकी खूबसूरत आंखों में उलझन की एक झलक थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला कर लिया। ठीक है, मैं इस काम को स्वीकार करने को तैयार हूँ, तान्या शर्मा ने गंभीरता से कहा। रिया वर्मा ने आश्चर्य से रिया की ओर देखा। तीसरी बहन, माँ, बड़ी बहन और साहिल सही कह रहे हैं, हम हमेशा ऐसे ही खेलते नहीं रह सकते, तान्या शर्मा ने रिया वर्मा की ओर देखते हुए कहा। उनकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। सोचो, बचपन से लेकर अब तक हमने अपने परिवार के लिए क्या किया है? हमेशा माँ, बड़ी बहन और दूसरी बहन ने ही हमें हर मुश्किल से बचाया है। जब साहिल हमारे घर आया तो हम उस पर भी निर्भर होने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कब वास्तव में बड़े होंगे? तीसरी बहन, तुम भूल तो नहीं गई, दादाजी ने मरने से पहले कपूर एंटरप्राइजेस को अपने बेटे को सौंपा था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। आज से हमें वह कदम उठाना होगा। कपूर एंटरप्राइजेस को बेंगलुरु के चौहान रियलिटी के खिलाफ लड़ना है। बड़ी बहन, दूसरी बहन और साहिल सभी बहुत व्यस्त होंगे, हमें उनके लिए दबाव कम करना होगा। इस तरह हम कपूर परिवार के वंशजों की पहचान को अपमानित नहीं करेंगे। तुम क्या सोचती हो? रिया की भावनात्मक बातें सुनकर रिया वर्मा को गहरा आघात लगा। उसने अपने दांत कस लिए और उसकी आंखों में एक चमक थी। ये काम मैं लेती हूँ, रिया वर्मा ने गंभीरता से कहा। रिया ने हिम्मत दिखाई है। मैं तीसरी बहन हूँ, मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? बड़ी बहन, इसे मेरे और रिया के हवाले कर दो। बिहार इनक्लेव का प्रोजेक्ट हम दोनों बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। नैना गुप्ता ने खुशी और रिया के दृढ़ चेहरों को देखा और राहत महसूस की। ठीक है, ये हिम्मत है, मेरी बहनें नैना गुप्ता की तरह हैं। ये प्रोजेक्ट आज से तुम्हारा है। हाँ, खुशी और रिया ने जोर से सिर हिलाया, फिर एक दूसरे की ओर देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गले मिले। अंजलि मेहता ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुई। खुशी और रिया वास्तव में बड़ी हो गई हैं। तुम्हारी यह महत्वाकांक्षा देखकर मुझे बहुत राहत मिली है। आओ पानी के साथ शराब की जगह लेते हैं। इस खास पल का जश्न मनाने के लिए पहले साहिल और प्रिया की विजय वापसी की कामना करते हैं, और दूसरी खुशी और रिया को उनके काम को पूरा करने की शुभकामनाएं। ये सुनकर सभी ने अपने सामने रखे पानी के गिलास उठाए। आओ चीयर्स। अंजलि मेहता ने परिवार को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी खूबसूरत आंखों में आंसुओं की चमक थी। तुम्हें इतना परिपक्व होते देख मुझे वास्तव में खुशी हो रही है। साहिल, प्रिया, तुम्हें इस बार सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना होगा। योजना पूरी हो या ना हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम सुरक्षित वापस आओ। राधिका सिंह ने यह सुनकर अपनी आंखों में आंसुओं की चमक के साथ अंजलि मेहता के पास जाकर उनकी बाह को धीरे से गले लगाया। माँ, चिंता ना करें, हम अपना ध्यान रखेंगे, आदित्य शर्मा ने जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा। कपूर आंटी, चिंता ना करें, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। उन्होंने राधिका सिंह का हाथ थपथपाया और उनकी आंखें साहिल की ओर देखते हुए मुस्कुराई। आओ खाना खाओ,
तुम कल बेंगलुरु जा रहे हो, अब घर पर अच्छा नाश्ता कर लो। ये कहते हुए अंजलि मेहता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वास्तव में साहिल और प्रिया को घर छोड़ते हुए देखने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह उन्हें रोक भी नहीं सकती थी, इसलिए केवल आंसुओं के साथ उन्हें विदा कर सकती थी। अंजलि मेहता के आंसू देखकर नाश्ते का माहौल उदास हो गया। खुशी और रिया दोनों रोने लगी, यहाँ तक कि अनन्या की आंखें भी नम हो गई। ये दृश्य देखकर साहिल की नाक भी सिकुड़ गई। कपूर आंटी, बड़ी बहन, तीसरी बहन, चौथी बहन, ऐसा मत करो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तुम घर पर एक बड़ा भोजन तैयार करो और हमारी विजय वापसी का इंतजार करो। ठीक है, अनन्या ने ये सुनकर अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। यह कोई जिंदगी और मौत का मसला नहीं है। तुम सब क्यों रो रहे हो? खाना खाओ, माँ, खाना खाओ। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, आओ, खाना खाने का समय है। थोड़ी देर में व्यंजन ठंडे हो जाएंगे। सभी ने खाना शुरू किया। खाने का समय ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन थोड़ा उदास माहौल बना रहा। अंत में अंजलि मेहता इसे और सहन नहीं कर सकी। वह खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तृप्त हो गई हूँ। तुम धीरे धीरे खाओ। ये कहकर अंजलि मेहता ऊपर चली गई। अंजलि मेहता के जाने के बाद अनन्या भी खड़ी हुई। उन्होंने साहिल और बाकियों को देखा और आह भरी। मैं पहले कपूर एंटरप्राइज टावर जा रही हूँ। खुशी, रिया बाद में मेरे पास आना। साहिल, बाद में माँ से मिलने जाना। ठीक है, साहिल ने सिर हिलाया। अनन्या ने मुड़कर चली गई। फिर प्रिया खड़ी हुई। साहिल, मैं कंपनी में काम सौंपने और व्यवस्थित करने जा रही हूँ। ठीक है, साहिल ने प्रिया को विदा किया। अब मेज पर केवल 3 लोग बचे थे, आदित्य शर्मा, रिया वर्मा और तान्या शर्मा। साहिल ने चुपचाप उदास बैठी 2 बहनों को देखा। मुस्कुराते हुए कहा, अब केवल हम 3 बचे हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? साहिल के शब्द पूरे होने से पहले ही खुशी खड़ी हो गई और उसकी बाहों में आ गई। रिया भी आई और उसकी बाह पकड़ ली। तीसरी बहन, चौथी बहन, तुम, साहिल ने परेशानी में सिर हिलाया। तीसरी बहन, चौथी बहन, उत्साहित मत हो, मेरी बात सुनो। ठीक है। साहिल ने छटपटाकर खुद को छुड़ाया और खुशी और रिया को बैठने को कहा। उसने हाथ उठाकर दोनों के आंसू पोंछे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ठीक है। जब मैं और दूसरी बहन वापस आएंगे और तुम विहार एनक्लेव का प्रोजेक्ट पूरा कर लोगी तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। कैसा रहेगा? 1 हफ्ते के लिए हम विश्व भ्रमण करेंगे। तुम जहां चाहो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। खुशी और रिया की आंखें ये सुनकर चमक उठी। सचमुच, बिल्कुल सच। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मेरी एक शर्त है। तुम्हें ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह पूरा करना होगा। कपूर आंटी और बड़ी बहन को अपनी क्षमताएं दिखानी होंगी। साहिल, चिंता मत करो, मैं रिया को लेकर यह प्रोजेक्ट जरूर पूरा करूंगी। खुशी ने दृढ़ता से कहा, तीसरी बहन, तुम मुझे क्यों ले जा रही हो? मुझे ले जाना चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूँ। रिया ने असहमति जताते हुए कहा, तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो। मैं तीसरी बहन हूँ, बेशक मैं तुम्हें ले जाऊंगी। खुशी ने मुंह बनाकर कहा, तीसरी बहन होने से क्या होता है? पुरानी कहावत है, गुरु ही शिक्षक होता है। अगर मैं तुमसे बेहतर हूं तो मुझे फैसला करना चाहिए। रिया ने जवाब दिया, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। तुम साहिल से पूछो हम में से कौन ज्यादा काबिल है। खुशी ने साहिल की ओर देखा। ठीक है। रिया ने भी अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर साहिल को सीधे देखा। साहिल ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, ये तीखा भला मुझ पर कैसे आ पड़ा? तीसरी बहन, चौथी बहन, दरअसल मेरे दिल में तुम दोनों बहुत काबिल हो। तुम्हें बस अनुभव की कमी है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम दोनों मिलकर मेहनत से काम करोगी तो तुम ये काम पूरा कर लोगी। भविष्य में तुम बड़ी बहन और दूसरी बहन की तरह बनोगी। कपूर परिवार की स्तंभ बन जाओगी। सचमुच खुशी और रिया बहुत खुश हुई। बिल्कुल सच। साहिल ने दोनों का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम्हें अनुभव की कमी है और तुम एक दूसरे से लड़ नहीं सकती। तुम्हें अच्छे से सहयोग करना होगा। अपने फायदों का पूरा इस्तेमाल करो और एक दूसरे की ताकत से सीखो। तभी यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से पूरा हो सकता है, समझी? अगर तुम कोई फैसला नहीं कर पाओ तो कपूर आंटी से पूछना या मुझे फोन करके पूछ लेना। हालांकि मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी और रिया ने ये सुनकर कहा, ठीक है, हमें समझ आ गया। साहिल, तुम्हें हमें अक्सर फोन करना होगा और वीडियो भेजना होगा। हाँ, मैं जरूर करूंगा। साहिल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें भी याद करूंगा। साहिल के सांत्वना देने पर खुशी और रिया की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गई। साहिल ने खुशी से मुस्कुराया, ठीक है, तुम बड़ी बहन के पास जाओ। मैं कपूर आंटी से मिलने जा रहा हूँ। उठो तीसरी बहन, हमें काम शुरू करना है। पहले के काम को संभालना होगा। ठीक है। खुशी ने सिर हिलाया। खड़ी होकर साहिल को अलविदा कहा। दोनों के जाने के बाद साहिल अंजलि मेहता के कमरे में आया। कमरा बंद नहीं था। साहिल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया।
अंजलि मेहता को देखते ही उसकी नसें तन गई और वह जल्दी से बाहर निकल गया। मेरे भगवान, मैंने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। अध्याय 173 अंजलि मेहता की आदित्य शर्मा और नैना गुप्ता के साथ सगाई की योजना। जब साहिल ने देखा कि अंजलि मेहता का दरवाजा बंद है, वह सीधे अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वह तुरंत बाहर निकल आया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंजलि मेहता उस समय कपड़े बदल रही थी। मेरी माँ ऐसी चीजों के लिए बाथरूम क्यों नहीं गई? अगर बाथरूम नहीं भी गई तो दरवाजा तो बंद करना चाहिए था। ये तो मुझे मार डालेगा। साहिल के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान थी, लेकिन सौभाग्य से अंजलि मेहता केवल कपड़े बदल रही थी। उसने पूरा दृश्य नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो उसे वास्तव में नहीं पता होता कि क्या करना है। कौन अंदर आया? इस समय अंजलि मेहता की आवाज आई। साहिल सुन सकता था कि उनकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। साहिल ने शर्मिंदगी से सिर कुचलाया। उसने सोचा कि यह गलत है। उसने कुछ नहीं देखा। अगर वह चला गया तो क्या वह चोर की तरह दोषी नहीं लगेगा? थोड़ा सोचने के बाद साहिल ने दांत कस लिए और कहा, कपूर आंटी, यह मैं हूं। साहिल, अंजलि मेहता की आवाज कई डेसिबल बढ़ गई। साहिल ने जल्दी से समझाया, कपूर आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं देखा। नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप वहां थी। नहीं साहिल, अंदर आकर बात करो। हो ठीक है। साहिल ने शर्मिंदगी से सिर कुचलाया और धीरे धीरे अंदर चला गया। कमरे में प्रवेश करते ही साहिल ने हल्के से सिर उठाया और देखा कि अंजलि मेहता बिस्तर के पास बैठी थी। उनका चेहरा लाल था। कपूर आंटी, मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। कपूर आंटी जानती है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। चलो बात करते हैं। तुमने भी गलत समझा। मैं कपड़े नहीं बदल रही थी। अंजलि मेहता ने शर्मिंदगी से धीरे से कहा। हो? साहिल ने सिर उठाया। तो आप क्या कर रही थी? जब मैं ऊपर जा रही थी तो मेरा पैर थोड़ा मचक गया, थोड़ा असहज हो गया था मैं बस। अंजलि मेहता ने धीरे से कहा। हो तो ये बात थी। साहिल ने राहत की सांस ली। अगर ऐसा है तो कोई गलतफहमी नहीं हुई। साहिल बैठो। अंजलि मेहता ने अपनी भावनाओं को समायोजित किया। साहिल को बैठने का इशारा किया। साहिल ने सिर हिलाया। अंजलि मेहता के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने कहा, कपूर आंटी, मैं आपसे मिलने आया था। आपको हमारी और प्रिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह तैयार हैं। सब ठीक होगा। अंजलि मेहता ने हल्के से मुस्कुराया। कपूर आंटी जानती है कि तुम निश्चित रूप से एक स्मार्ट और सतर्क बच्चे हो। कपूर आंटी को भरोसा है कि तुम ये काम अच्छी तरह कर सकते हो। कपूर आंटी को बस तुमसे बिछड़ने का दुख है। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, तुम कपूर आंटी का दिल नहीं समझते। अंजलि मेहता ने आह भरी और साहिल का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने थपथपाया और कहा, कपूर आंटी तुम्हें घर लाई थी। मैं सोच रही थी कि तुम्हें अच्छे दिन दिखाऊं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजबूर बच्चे हो। न केवल तुमने हमारी मदद नहीं मांगी, बल्कि तुमने हमारी मदद की। अब तुमने फिर से यह बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। क्या तुम सोचते हो कि कपूर आंटी का दिल अच्छा महसूस कर सकता है? तुम्हें दुख क्यों नहीं होता? अंजलि मेहता की बातें सुनकर साहिल का दिल गदगद हो गया। कपूर आंटी, आपके इन शब्दों और आपके दुख के साथ मेरे लिए सब कुछ करने लायक है। कपूर आंटी, दरअसल मैं भी स्वार्थी हूँ। मेरे माता पिता बहुत जल्दी चले गए। मैं अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाया हूँ। मैं वास्तव में आपको और 4 बहनों को अपने परिवार के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे माता पिता अभी भी मेरे साथ हैं। मैं अब इस घर को बहुत संता हूँ। मैं इस परिवार को और भी ज्यादा संजोता हूँ। मैं यहाँ हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी कृतज्ञता की वजह से यहाँ रहूँ तो मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैं जितना हो सके आपकी मदद करता हूँ। 4 बहनों की मदद करता हूँ। इस तरह मेरे पास यहाँ रहने का कारण है। ये सुनकर अंजलि मेहता की खूबसूरत आंखों में आंसू चमक उठे। मूर्ख लड़के, तुम क्या कह रहे हो? ये सही है। कपूर आंटी यह नहीं नकारती कि मैंने तुम्हें कृतज्ञता के दिल से रखा था, लेकिन मुझे तुम वास्तव में पसंद हो, मेरे बेटे की तरह, वरना मैं तुम्हें घर क्यों लाती? साहिल, तुम्हें भविष्य में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तुम इस परिवार का हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। चाहे तुम में क्षमता हो या ना हो, यह नहीं बदलेगा। सोचो, दुनिया भर के माता पिता कोई भी अपने बच्चों की अक्षमता को नापसंद नहीं करता। अगर तुम सुरक्षित रह सको और मेरे पास रह सको तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कपूर आंटी, साहिल गदगद हो गया और उसने अंजलि मेहता को गले लगा लिया। इस पल में साहिल ने वास्तव में अंजलि मेहता का दिल समझ लिया। अच्छा लड़का। अंजलि मेहता ने साहिल की पीठ को धीरे से सहलाया और एक संतुष्ट मुस्कान दी। साहिल, याद रखो, करियर, पैसा या ऐसी चीजें कपूर आंटी की नज़र में कुछ भी नहीं है। बस तुम और तुम्हारी 4 बहनें सुरक्षित रहें। कपूर आंटी को और कुछ नहीं चाहिए। साहिल ने सिर हिलाया। कपूर आंटी, मुझे याद है, चिंता ना करें। मेरे रहते आप और 4 बहनें सुरक्षित रहेंगी। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है, तुम समझ गए। दोनों कुछ देर तक गर्मजोशी से बात करते रहे और फिर धीरे धीरे अलग हुए।
साहिल की आंखें थोड़ी नम थी। अंजलि मेहता ने हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने हाथ उठाकर साहिल के आंसू पोंछे। ठीक है कपूर आंटी, ठीक है। तुम्हें इस यात्रा के लिए बहुत कुछ व्यवस्थित करना है। जाओ, व्यस्त हो जाओ। साहिल ने सिर हिलाया। तो मैं पहले काम पर जाता हूँ। कपूर आंटी, इस दौरान आप अपने शरीर का ध्यान रखें और मैं वापस आने पर आपका इलाज करूंगा। पहले साहिल ने अंजलि मेहता को एक सिस्टम रिवॉर्ड दिया था और उनकी स्थिति अच्छी तरह नियंत्रित थी। इस दौरान एक्यूपंक्चर न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया।